नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। देश भर के अंदर राजनीति गर्म है क्योंकि आने वाले हैं कल 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे। उसमें भी राज्य कैसे कैसे हैं। उत्तर प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा राज्य। उत्तराखंड है जो पहाड़ी राज्य है, लेकिन उसकी राजनीति भी अपने ढंग से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में वहां पर जो राष्ट्रपति शासन लगाने, कोर्ट के उसके वापस लेने के फैसले आए थे, उसके बाद ये देखना महत्वपूर्ण हो गया है कि उत्तराखंड में किसके पास कितना है दम। पंजाब उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या आम आदमी पार्टी एक पूर्ण सरकार के अंदर एंट्री करने वाली है? अगर एंट्री करने वाली है तो 2019 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या वो एक चुनौती बन जाएगी? ठीक इसी तरह गोवा है। गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने बेहद ताकत लगाई है। अभी उसकी सरकार है, लेकिन क्या वो रिपीट होगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। गोवा के जो इंचार्ज है नितिन गडकरी, उनका कहना है कि 101% हम सरकार बना रहे हैं। कल हमने आपको एग्जिट पोल बताए, उनकी रेंज भी बताई, महापोल भी बताया, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार मतदाताओं की नब्ज कौन पहचानता है? मतदाताओं की नब्ज पहचानते हैं पत्रकार, क्योंकि वो घूमते हैं, वो लोगों से हर विषय पर बात करते हैं, वो लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने किसको वोट किया और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या किसी की लहर थी या नहीं थी। तो आज हम करेंगे तमाम पत्रकारों का एग्जिट पोल। हमारे साथ 11 पत्रकार होंगे और इस एग्जिट पोल के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो डिफरेंट सर्वे कंपनीज ने एग्जिट पोल किए थे उससे क्या पत्रकारों का ओपिनियन कोई जुदा है? अगर जुदा है तो क्यों है? क्योंकि कल 8 बजे से खुलने लगेगी ईवीएम मशीन और ईवीएम से ये तय होने लगेगा, लेकिन उससे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि मुद्दे क्या थे, वादे क्या थे, इरादे क्या थे। ये सब हम समझेंगे इन तमाम पत्रकारों के साथ। हम आपको बता दें कि तमाम पत्रकार 11 पत्रकार हमारे साथ हैं और इन 11 पत्रकारों में मैं सबसे पहले परिचय कराऊंगा विवेक अवस्थी जी का। विवेक अवस्थी लंबे समय तक पत्रकारिता में रहे हैं। उत्तर प्रदेश को इन्होंने बहुत नजदीकी से कवर किया और उत्तर प्रदेश में रहते भी थे। इनके सिंह साहब हैं जो कि बहुत बेहद वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश कुमार जी हैं जो हमारे साथ आपको अक्सर दिखाई देते हैं। विनोद अग्निहोत्री जी हैं, अमर उजाला से जुड़े हुए हैं, उसके एडिटर हैं। संडे गार्डियन के एडिटर हमारे साथ पंकज बोरा जी हैं। हमारे साथ प्रमोद जोशी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अंबिकानंद सहाय जी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्त गुजारा है। अनुज गुप्ता जी हैं जिन्होंने सेफोलॉजी पर कई किताबें लिखी है और वो बेहद अच्छी तरह समझते हैं कि अंक गणित क्यों और कैसे बदलते हैं राजनीति के अंदर, मतदान के अंदर। हमारे साथ अरविंद मोहन जी हैं जो बेहद अच्छी तरह जाति की राजनीति को समझते हैं। उनको एक एक जाति रटी हुई है और वो बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस जाति का कितना % है। जाहिर सी बात है वो हमें बताएंगे कि उनका एग्जिट पोल क्या कहता है 5 राज्यों के बारे में। और अंत में हमारे साथ है प्रदीप सिंह जी। प्रदीप सिंह जी हमको बताएंगे कि उनके हिसाब से कौन सा गठबंधन या फिर कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। और इंदौर से हमारे साथ श्रवण गर्ग जी जुड़ेंगे। श्रवण गर्ग जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई बड़े बड़े अखबारों के संपादक रह चुके हैं। उनसे भी हम उनका एग्जिट पोल जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं प्रदीप सिंह जी के पास जाऊंगा क्योंकि प्रदीप सिंह जी से यही जानूंगा कि क्या प्रदीप सिंह जी आपके पिटारे से कोई चमत्कार निकलेगा। सबसे पहले प्रदीप सिंह। चमत्कार अगर निकलेगा तो मतदान की जो मशीनें हैं उन्हीं से मतदाताओं का ही चमत्कार होगा। जो भी होगा, हम लोगों ने जो अपने अनुमान लगाए हैं, आकलन किया है, उसके आधार पर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में और इन दोनों राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और गोवा और मणिपुर में वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। सहयोगियों के साथ सरकार बन सकती है। पंजाब में सबसे मुश्किल प्रेडिक्शन या अनुमान लगाना इस चुनाव में पंजाब है, क्योंकि राज्य बनने के बाद पहली बार त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा है और एक नई पार्टी आई है, इसलिए और जान पाना मुश्किल है क्योंकि उसका कोई पिछला इतिहास नहीं है। उसका कोर वोट क्या था, पहले कौन लोग वोट करते थे, ये मालूम नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा नजर लोगों की जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है कि उत्तर प्रदेश किस तरह का वर्डिक्ट देता है। सबसे पहले क्विक सवाल, आपने बीजेपी को 225 दिए, 225 यानी पूर्ण बहुमत से भी कई सीटें ज्यादा,
उत्तर प्रदेश के इस फिगर पर आप कैसे पहुंचे, क्योंकि कई सारे लोग कह रहे हैं इन 7 चरणों में कोई लहर तो दिखाई नहीं दी किसी के पक्ष। देखिए, ये शुरू कीजिए आप 8 नवंबर 2016 से डिमोनेटाइजेशन की जब घोषणा हुई, उसके बाद से मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश, देश के बहुत से भागों में, उत्तर प्रदेश में भी एक अंडर करेंट नरेंद्र मोदी के समर्थन में है। डिमोनेटाइजेशन का समाज का जो गरीब तबका है उसने समर्थन किया है। एक कारण वो है। क्या क्लास डिवाइड हो गया, अमीर वर्सेस गरीब? काफी हद तक ये डिवीजन है। कहीं गरीब के मन में है कि पहली बार किसी ने अमीरों पर एक तरह से हमला किया है, अमीरों के खिलाफ कोई कदम उठाने लेकिन का राहुल गांधी साहस चिल्लाते किया। रह गए कि कोई अमीर लाइन में खड़ा ही नहीं हुआ। लेकिन वो नतीजे बताएंगे, लाइन में खड़ा नहीं हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ। दूसरी चीज ये है कि आप लोकसभा चुनाव, बीजेपी का अगर आकलन करना है तो 2012 के विधानसभा चुनाव की बजाय 2014 के लोकसभा चुनाव के आधार पर करना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर कि वहां उस हिसाब से पहुंचेंगे या कितना नीचे जाएंगे। सीटें उस हिसाब से निश्चित रूप से 225 कम, बहुत कम सीटें हैं। वही कह रहे हैं कि वहां से कितना नीचे गए, यही तय करेगा कि पूर्ण बहुमत मिलेगा कि नहीं। तो 2014 में जो समर्थक वर्ग आया था बीजेपी के साथ, उसमें एक सवर्णों के अलावा बड़ा वर्ग था नॉन यादव ओबीसी का और नॉन जाटव दलित का। ये वोट, इस वोट बैंक को पार्टी से जोड़ने के लिए पिछले 2.5-3 साल में पार्टी ने बहुत मेहनत की है। 2014 में संगठन की जो स्थिति थी उत्तर प्रदेश में, उससे आज बहुत बेहतर स्थिति में है। तो एक पॉजिटिव फर्क बीजेपी के पक्ष में ये आया है। चलिए, पंजाब से आते हैं। पंजाब में आप कांग्रेस को बहुमत दे रहे हैं, 62 सीट दे रहे हैं, वहीं आपको आपने 47 पर रोक दिया है। ऐसा क्यों लगता है? देखिए, आम आदमी पार्टी नई पार्टी है। दिल्ली से उनके बारे में जो खबरें देश भर में जा रही हैं वो मिली जुली है। एक वर्ग है जो उनका समर्थक है, वो कहता है कि नई तरह की राजनीति कर रहे हैं। बाकी जो परंपरागत पार्टियां हैं उनसे अलग राजनीति है उनकी। दूसरा एक वर्ग है जिसका मानना है कि जो उम्मीद थी उनसे, जिस तरह की राजनीति की उम्मीद थी, वो वैसे नहीं निकले, वो भी बाकी राजनीतिक दलों जैसे ही निकले। इसकी वजह से मुझे लगता है एक जिम्मेदारी, थोड़ा सा गैर जिम्मेदारी का भाव आम आदमी पार्टी को लेकर है कि उनमें बहुत जिम्मेदारी की भावना नहीं है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। दूसरा, कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने राजनीतिक जीवन का आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक सिंपैथी इस बात की भी उनके साथ होगी कि ये मेरा आखिरी चुनाव, और बोल चुके हैं सार्वजनिक रूप बिल्कुल। से। उसके अलावा सिद्धू को जो कांग्रेस ले आई चुनाव से पहले, उससे भी उसको, कांग्रेस को फायदा मिला है, क्योंकि अकाली बीजेपी इतना नीचे चले गए हैं कि उसका लाभ इस बार जो है, जो पिछली बार नहीं मिल पाया था कांग्रेस पार्टी को, इस बार मिलेगा और मुझे लगता है कि उनकी सरकार बननी चाहिए। लाभ टक्के का सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आम आदमी पार्टी गद्दी पर बैठेगी, क्योंकि उसकी नजरें हैं पंजाब पर इसलिए कि अगर वहां पर वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है तो देश की राजनीति में एक बड़ा उथल पुथल होगा। कैसे होगा वो हम आपको आगे समझाते हैं। रजनीश सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे डिस्कशन का टाइम होगा तो हम सब लोग इस पूरे मसले को डिस्कस करेंगे, लेकिन अब मैं बुलाता हूं अरविंद मोहन जी को। अरविंद मोहन जी बहुत गूढ़ ढंग से बीजेपी की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति समझते हैं। जब तक अरविंद मोहन जाए, मैं प्रदीप सिंह जी का प्रेडिक्शन एक बार फिर से पढ़ देता हूं। अरविंद जी आप प्लीज जाइए और प्रदीप जी आप यहां पर आइए। यूपी में बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं उनके अनुमानों के मुताबिक। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, गोवा में सहयोगियों के साथ बीजेपी की सरकार है और मणिपुर में भी जी सहयोगियों के साथ बीजेपी की सरकार है। अरविंद मोहन जी, आपका अनुमान, यही कहें आपका जो एग्जिट पोल है, जो कई सारे पत्रकारों से, कई सारे लोगों से हर चरणों में आपने बात की है, हमको स्पेशल कमेंट दिए है, उसके बाद आप क्या कहते हैं? देखिए, मुझे अभी भी यूपी में अलायंस की सरकार बनती लग रही है। पंजाब में मुझे ये बेहद आश्चर्य की बात है मेरे लिए, जब सब एग्जिट पोल ये बोल रहे हैं कि नहीं बीजेपी। अभी भी अलायंस की सरकार बनती दिख रही है। पंजाब में कांग्रेस आगे दिख रही है। यूपी, उत्तराखंड काफी टफ हो गया है, खासतौर से कल के एग्जिट पोल देखने के बाद, सीएसडीएस का पोल देखने के बाद मैं अपनी राय थोड़ी बदल रहा हूं और मुझे लग रहा है कि वो मुश्किल है। वहां अभी कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों बराबरी में हैं। गोवा में बीजेपी आगे है लेकिन मेजॉरिटी तक नहीं आ रही है। मणिपुर में हल्का कांग्रेस को लीड हो सकता है।
लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। मैं मुख्य रूप से बात पंजाब और उत्तर प्रदेश की करूंगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अभी तक जो प्रदीप सिंह जी ने मुद्दा उठाया वो ये उठाया कि गैर जाटव और गैर यादव ओबीसी वो कंसोलिडेट होके भारतीय जनता पार्टी को 2014 में भी मिले थे और 2017 में भी मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी का बेसिक वोट बैंक ने उसका समर्थन नहीं किया है और अल्पसंख्यक भी बढ़ गया? देखिए, बीजेपी ये सोशल इंजीनियरिंग कर रही थी और उसकी सफलता के रिपोर्ट है, जहां तहां से भरपूर वोट मिला है, लेकिन डिग्री क्या है वोट का ये अभी भी ठीक से अनुमान नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है। और उसमें टूट बहुत साफ दिख रही है कि जहां अच्छा कैंडिडेट दूसरी पार्टियों का बीएसपी और एसपी का है, नॉन यादव ओबीसी या पासी जैसे जो दलितों में पासी अवध के इलाके में काफी अच्छी संख्या में है, तो उसमें टूट दिख रहा है। लेकिन उसमें एसपी और बीएसपी का भी अगर कैंडिडेट अच्छा है तो उसको भी ये वोट गए हैं। अगला वोट बीजेपी के पक्ष में गया है, लेकिन जो अगले कैंडिडेट एसपी बीएसपी के भी अच्छे हैं उनको भी वोट गया है। तो तीन ही ग्रुप मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में अभी दिखाई दे रहे हैं जो कमिट होकर वोट दे रहे हैं। एक तो जाटवों का वोट है, दूसरा यादवों का वोट है और तीसरा मुसलमानों का है। और इन तीनों जो कमिटेड वोटर हैं जो पार्टी से कमिटमेंट दिखा रहे हैं, इसमें से 2 एसपी के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं, यादव और मुसलमान। और अगर परसेंटेज जोड़ेंगे तो ये 30 हो जाता है। उस तरह का सपोर्ट बीजेपी को छोटे ग्रुप्स का है, लोध का है कि जहां भी कैंडिडेट है वो गया है, ठाकुरों का वोट गया है, इस तरह के छोटे ही वोट गए हैं, बड़ा वोट नहीं गया है। तो अगर 30% का सॉलिड सपोर्ट लेके समाजवादी पार्टी अभी लड़ रही है तो उसको फाइट में और लीड के फाइट में मानना चाहिए। अगर दोनों पार्टियों का सीट जोड़ेंगे तो 250 प्लस हैं। मेरा मानना है कि वो लोग गिरेंगे, लेकिन इतना नहीं गिरेंगे कि अभी मेजॉरिटी से बाहर हो जाएंगे। अभी मेजॉरिटी के रेस में वो लोग हैं। ठीक यही हाल आपने बीजेपी को 125 पर रोका है। इसका मतलब जिस वोट बैंक की कल्पना उसने की थी, चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे वो एमबीसी हो, चाहे अदर यादव ओबीसी हो और अदर जाटव दलित हो, वो उसको नहीं मिला है। नहीं मिला है, लेकिन उस डिग्री तक नहीं मिला है जितने की वो कोशिश कर रहे हैं या जितना चुनाव जिताने वाला होता है। जैसे मैं कहूं, व्यापारी वर्ग का वोट हम मानते हैं, जिस दिन से जनसंघ पार्टी बनी है उस दिन से व्यापारी वर्ग का वोट उसको मिलता रहा। नोटबंदी के बावजूद भी नहीं, वेस्ट में नहीं मिला है, ईस्ट में मिला है। और डिग्री का फर्क दोनों जगह है। हो सकता है कि वेस्ट में भी गया हो कुछ हिस्सा और ईस्ट में उसको ज्यादा मिला हो, तो ये डिग्री का फर्क तो आया है, लेकिन उसमें टूट हुई है। अगड़ों का वोट, खासतौर से ब्राह्मणों का वोट जो यूपी के लिए काफी बड़ा है, उसमें भी टूट जहां तक बड़े आराम से दिखाई दे रहे। खासतौर से अगर कैंडिडेट उस तरह का मजबूत आया है जो समाजवादी पार्टी का हो या बीएसपी का हो, उसको भी गया है। ठाकुरों का वोट, भूमियारों का वोट, लोधों का वोट, इस किस्म का वोट, फिर जाटों का वोट जो पहले 2 राउंड में काफी महत्वपूर्ण था, वो शिफ्ट हुआ है। और उसी के बाद बीजेपी की हवा बिगड़ी है। चौथे फेज से बीजेपी ने उठने की कोशिश की है और आखिर में पीएम ने अपना सारा कुछ दांव पर लगा दिया आखिरी 2 फेज में 89 सीट में। तो वहां उन्होंने सचमुच बीजेपी को उठाया है। मैं मानता हूं कि उस हिसाब से उनका जो एंटीना है पॉलिटिक्स का वो बहुत शार्प है और वो ठीक मौके पे जाके उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया। इससे बीजेपी उठी। प्रदीप सिंह के सवाल में कि आपने 225 सीटें दी हैं गठबंधन को, तो आपको लगता है 5 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका कोई असर नहीं हुआ है प्रदेश? देखिए, असल में बीजेपी ने, मैं जो चुनाव देख रहा था, मुझे नोटबंदी के पहले तक पूरे उत्तर प्रदेश में एंटी यादव या सरकार की ब्रांडिंग यादव सरकार के तौर पे बड़ी जबरदस्त दिखाई दे रही थी। और मैं ये मान रहा था कि उत्तर प्रदेश चुनाव में एक ही चीज श्योर है कि समाजवादी पार्टी हार रही है। बीएसपी या बीजेपी कौन जीतेगी ये तय था। लेकिन इस पूरे चुनाव में बीजेपी और बीएसपी दोनों ने सरकार के परफॉर्मेंस को मुद्दा ही नहीं बनाया, यादवकरण का मुद्दा नहीं बनाया। थानों में यादव की पोस्टिंग, नौकरी में यादव का आना जो पहले चर्चा में आता था वो कहीं दिखाई नहीं दिया है। ये उनका मेजर फेल्यूर है। बकवास चीजों पर बहुत, चुनाव में क्या क्या बकवास हुआ है वो सब हमने देखा है। बकवास बातें उठी हैं, जो बात उठनी चाहिए वो नहीं उठी। वो नहीं उठी। छोटा संक्षिप्त देख लेना। उत्तर प्रदेश में बाइपोलर चुनाव हुआ है, कम से कम ट्रायंगुलर, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 कोनों पे अजीत सिंह भी थे, जबकि बिहार में बाइपोलर था। तो क्या यहाँ पर हंग असेंबली की संभावना नहीं है? नहीं, अगर वही मैं अपनी राय मेरी यही है कि अगर 2 सॉलिड ब्लॉक समाजवादी पार्टी के पास हैं तो ट्रायंगुलर हो, क्वाड्रेंगुलर हो, अगर इतने बड़े ब्लॉक 2 हैं
तो पार्टी को लीड मिलनी चाहिए। पार्टी को लीड मिलनी चाहिए। तो अगर बड़े राज्यों को देखा जाए अरविंद मोहन जी का, तो वो बिल्कुल एग्जिट पोल से उलट बात कर रहे हैं। वो गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनती देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो दूसरा उनका बड़ा प्रेडिक्शन है, उत्तराखंड में नेक टू नेक, और पंजाब में उन्हें लगता है कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है। यह है हमारे पत्रकारों का एग्जिट पोल जारी है। अगले पत्रकार हमारे होंगे एनके सिंह साहब। तो कल सुबह 6 बजे से विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों के हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश जैसा महत्वपूर्ण सबसे बड़ा राजनीतिक रूप से सेंसिटिव राज्य भी शामिल है, उसके नतीजे सबसे तेज आपको देखने को मिलेंगे इंडिया न्यूज पर। एनके सिंह जी की बारी है। एनके सिंह सर, आपका एग्जिट पोल क्या कहता है इन 5 राज्यों के बारे में? दीपक जी, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, इन सबके संबंध आपसे बहुत अच्छे रहे हैं। ये जनता के सामने हमें एक्सपोज करने का ये जो तरीका आपने निकाला है, क्योंकि इतना खतरनाक है। प्रदीप जी कह रहे हैं बीजेपी 225 पाएगी, अरविंद जी कह रहे हैं 125 पाएगी। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डायलेमा है। यही तो दर्शक देखना चाहता है सर। हाँ, तो मतलब दर्शक जानना चाहता है कि किस तरह के हम लोग एक्सपोज होंगे और जिस ये तरह से एग्जिट पोल वाले सर्वे एजेंसीज होती है। तो जो भी सही हो, अब उसमें मुश्किल यह है कि दिलो दिमाग में एक जद्दोजहद चल रही है लगातार इस इलेक्शन में, क्योंकि बहुत डेफिनेट कोई भी वेव नहीं था जिसे डिसर्नेबल वेव कहें। वेव न होने की वजह से जो सबसे बड़ा खतरा था वो ये था कि आपको ये नहीं कर पाते हैं कि कौन सा सोशल सेगमेंट कहां जा रहा है। और जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट जो अभी आप लोगों ने डिस्कस किया कि इस कास्ट का इधर गया, उस कास्ट का, मुझे लगता है ये बिल्कुल ब्लर्ड हो गया इस आपकी बात। और हकीकत यह है कि गवर्नेंस अच्छा कौन देगा, और इसमें जो जद्दोजहद थी वो थी नरेंद्र मोदी और अखिलेश के बीच में। एक बात बहुत साफ है, डिमोनेटाइजेशन के बाद, नोटबंदी के बाद एक ईंटा अगर किसी सरकारी प्रॉपर्टी पर नहीं फेंका गया तो इसका सीधा मतलब था, जबकि 500 रुपए का नोट लेके वो गरीब दर दर घूमता रहा, बैंकों में घूमता रहा, 5-5 दिन उसको अनाज नहीं मिला क्योंकि उसको नोट कन्वर्ट नहीं हो रहा था। इसके बावजूद सड़कों पे कोई ईंटा नहीं फेंका। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि एक व्यक्ति में उसको ट्रस्ट था कि सेठ पकड़ा गया, वो करप्ट अफसर पकड़ा गया और सेठवा मारा गया। मतलब नोटबंदी कोई मुद्दा था ही नहीं, नोट बहुत बड़ा मुद्दा, पॉजिटिव मुद्दा था। पॉजिटिव मुद्दा। नोटबंदी पे एक ईंटा अगर देश में न चले, जबकि आपके पास जेब में 500 का नोट हो और आपका रोटी के लिए आपकी दिक्कत हो, उसके बाद भी मोदी से कोई नाराज न हो, तो मेरे ख्याल से ये ट्रस्ट था कि आदमी कुछ करने जा रहा है। ठीक है, यूपी आप हंग दे रहे हैं, इसके 2 स्टेट रीजंस। यूपी हंग इसलिए दे रहे हैं, और हंग का मतलब ये होगा कि अल्टीमेटली अखिलेश और मायावती मिलकर सरकार बनाएंगे, क्योंकि दोनों को बीजेपी से खतरा है। उनके सोशल सेगमेंट पे बीजेपी ने डॉक्टर अंबेडकर को कोऑप्ट किया है, यादव काफी बड़ा चंक पिछली बार गया था। तो मुझे लगता है कि दोनों के लिए मजबूरी होगी, दोनों मिलकर सरकार बनाएं, और वो इस स्थिति में होंगे कि सरकार बना ले। आप कह रहे हैं कि सांप और नेवला दोनों साथ आ जाएंगे? और सांप नेवला नहीं है, मजबूरी में तो राजनीतिक भूकंप आ जाएगा। हाँ, अगर ओबीसी, दलित और माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स मिल गई तो ये भूकंप चला जाएगा। ये बिल्कुल होगा। यही पॉलिटिक्स कांशीराम और मुलायम सिंह ने मिलाई थी। हुआ था, 1993 में यही पॉलिटिक्स उन्होंने मिलाई थी। जी बिल्कुल सही था। टेनेबल नहीं रहा, उनके सोशल फैक्टर थे, लेकिन अब ये हो सकता है कि ये एक दूर तक जाए। तो एक तो ये है यूपी वो टेनेबल नहीं रहा क्योंकि ईगो बहुत बड़ा फैक्टर आ गया था उसमें। मुलायम इंडिविजुअल ईगो थे, हाँ, आज भी आ सकते हैं, इश्यूज भी बड़े फैक्टर। लेकिन एक अटेम्प्ट है, मुझे लगता है कि ये फिजिबल होगा। एक तो ये है। दूसरा, पंजाब में अखिलेश अरविंद की जो भी अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सरकार सिर्फ इसलिए नहीं अच्छी चल पाई, जिसका मैसेज गया कि एक आदमी पता नहीं अजीब सा हरकत कर रहा है, उसका मैसेज इसलिए गया कि आर्टिकल 239AA भारत के संविधान ने दिल्ली की सरकार को बेहद कमजोर कर दिया है। ठीक है, वरना अद्भुत काम किया दिल्ली में, और यही मैसेज गया है वहां पे। मेरा मानना है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से अरविंद केजरीवाल की आप सरकार पंजाब में बनेगी, और अगर बनेगी तो इस देश के लिए टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि जो मैसेज जाएगा अक्रॉस द कंट्री कि एक वायबल ऑप्शन, कांग्रेस जो वॉइड क्रिएट कर रही, शून्यता क्रिएट कर रही है, उसको आप काफी तेजी से फिल करेगा। बीजेपी को चैलेंज नहीं कर पाएगा अभी, क्योंकि कद्दावर नेता बहुत बड़ा है। मुझे ब्रेक लेना, एक संक्षेप सवाल। आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने वाली पार्टी है, उसको किसी सिस्टम पे भरोसा नहीं है, इसलिए पंजाब की सरकार उनके हाथ में आना, कई राजनीतिक पंडित ये भी मानने हैं कि बहुत बड़ा रिस्क है? दीपक, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। एक चीज देखिएगा
एक कंडक्ट आप देखिए, ये जो बिल्कुल सही है कि वो चैलेंज दे रहे हैं और ये दिक्कत हो रही, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने जिस तरह नाक में दम कर रखा है 239A के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है नहीं उस बेचारे के पास, जबकि 67 सीटें हैं। लेकिन आप दिल्ली का बजट देख लें, 48,000 करोड़ का बजट है और उसमें 25% एजुकेशन के लिए लगातार तीसरी साल दिया गया है। ये कोई साधारण बात नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी और पावर, इन दोनों में, इलेक्ट्रिसिटी और एजुकेशन, हेल्थ और एजुकेशन, दोनों में बहुत अच्छा काम हुआ। अगर ये मॉडल कंट्री में लगे तो मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल की गवर्नेंस खराब होगी। लेकिन हाँ, गवर्नेंस यूपी, पंजाब सब में मुद्दा रहा है। ट्रस्ट अभी भी मोदी पर, इसीलिए हमने नंबर 1 पे रखा है बीजेपी। ट्रस्ट अभी भी मोदी पे है। ठीक है, मैं फटाफट बता देता हूं इनके सर का प्रिडिक्शन। उत्तर प्रदेश में बीजेपी आगे है, लेकिन हंगे। उत्तराखंड में बीजेपी को 34 मिल रही है, मेजोरिटी 36 की है, ये भी हंगे। पंजाब में क्लियर मेजोरिटी वो आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं। गोवा में टाई कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच, और मणिपुर में वो बीजेपी को आगे बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सॉरी सर, मुझे ब्रेक लेना है। बहुत ज्यादा जद्दोजहद है एडवर्टाइजमेंट को बीच में डालने की, उससे मुझे मेरी सैलरी आती है, उस पर मत संकट डालिए। तो विनोद जी, अगला नंबर आपका होगा, आपको ये चेयर छोड़नी पड़ेगी। अब अखिलेश को छोड़नी पड़ती है नहीं पड़ती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको फिलहाल छोड़नी पड़ेगी। और ब्रेक तो हम बात कर रहे हैं देश के बड़े पत्रकारों के एग्जिट पोल की, और अभी तक मामला बड़ा दिलचस्प है क्योंकि बटे हुए हैं बड़े पत्रकार भी। कुछ का कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी या कांग्रेस के साथ मिलकर, और कुछ का कहना है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी बहुमत पाने जा रही है। अगली बारी विनोद अग्निहोत्री जी के। अग्निहोत्री जी, आप क्या बता रहे हैं इन राज्यों के बारे में? देखिए दीपक जी, आप कह रहे हैं कि बटे हुए हैं, यही तो लोकतंत्र की विशेषता है। अगर हम बटे ना हो तो लोकतंत्र का क्या मतलब है? फिर तो सब एक ही रस्सी से, जो एक ही चाबुक से हाके जाए, एक ही तरह की बात हो। तो अपनी अपनी अलग अलग राय है, अलग अलग विश्लेषण है, अलग अलग समझ है, उस हिसाब से हमारे अपने आकलन है। मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन लीडिंग अलायंस होगा, लीड करेगा। अब उसकी सीटें मैंने तो 170 दी है, मुझे लगता है थोड़ी और ज्यादा भी आ सकती हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी होगी कि 140-145 के आसपास। तो इस तरह से होगा, और बीएसपी उसके बाद रहेगी। चूंकि ये त्रिकोणात्मक मुकाबला था, बिहार में मुकाबला बाइपोलर था, सीधे सीधे लड़ाई थी, इसलिए वहां जो वोटों का ध्रुवीकरण है वो सीधा हो गया था। यहां वो 3 हिस्सों में बटा, और 3 हिस्सों में बटने के कारण मुझे लगता है विधानसभा हंग भले ना हो, लेकिन निहंग जरूर हो जाएगी। निहंग से मेरा मतलब कोई एक अलायंस है जिसको मैं कह रहा हूं, वो सरकार बनाने के करीब तक पहुंच सकता है। चलिए, आपने यूपी में बीजेपी को 145 दी, एसपी कांग्रेस को 170 दी, बीएसपी को 75 दी और अदर्स को 13। आपके हिसाब से कैसे सरकार बनेगी अगर ये नंबर सच होते हैं तो? देखिए, सीधा सीधा पहले तो अखिलेश जी ने संकेत दे दिया, बुआ की तरफ उन्होंने कह दिया। दूसरी बात यह है कि अदर्स में जो 13 हैं उनमें अजीत सिंह जा सकते हैं, उनके साथ तो कुछ नंबर और बढ़ेगा। तो कहीं भी जा सकते हैं, जिधर कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जाहिर है जो अलायंस आगे होता है, सरकार संभावना है उसी की बनती है। बिल्कुल। और जो एक कन्वेंशन है, हालांकि संवैधानिक बाध्यता तो नहीं है, लेकिन आमतौर पर राज्यपाल जो सिंगल लार्जेस्ट है उसको ही बुलाने का एक कन्वेंशन है, और ये चूंकि प्री पोल अलायंस है तो इसको एक यूनिट के रूप में देखा जाना चाहिए। मोटे मोटे तौर पर मेरा भी विश्लेषण वही जो अरविंद मोहन जी का था कि जो सामाजिक ध्रुवीकरण है, वो सामाजिक ध्रुवीकरण अपने हिसाब से बसपा के साथ दलितों का, भाजपा के साथ सवर्णों के एक बड़े हिस्से का, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ यादव और मुसलमानों का एक ध्रुवीकरण हुआ है। और इसमें कोई मतलब मुझे जो लगता है, हाँ, बीजेपी ने कोशिश की गैर जाटो दलित और गैर यादव ओबीसी की। गैर यादव ओबीसी में लोधी उनके साथ पहले से ही थे, एक बरेली और तराई बेल्ट में कुर्मी उनके साथ पहले से ही रहे हैं, बुंदेलखंड में वो बीएसपी के साथ जाते थे, अवध क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के साथ कुर्मियों का होता था। इसके अलावा तमाम छोटी छोटी जातियां हैं, ये पिछड़ों की है, मौर्य, कुशवाहा, पाल, उन पर भी बीजेपी ने बहुत काम किया है। लेकिन मेरे हिसाब से बीजेपी की बहुमत का रास्ता तब बनता जब 80% सवर्णों की गोलबंदी उनके साथ होती, और लगभग 65 से 70% गैर जाटो दलित और गैर यादव ओबीसी उनके साथ गोलबंद होते। तो बीजेपी को 200 सवर्ण क्यों नहीं आए? सवर्ण आए हैं 60% के करीब आए हैं, 50 से 60%, लेकिन 80% नहीं आए हैं। क्योंकि उसका कारण यह है कि एक तो सवर्णों को जो बीजेपी का अति ओबीसीकरण है वो कहीं ना कहीं उनको जो है कचोटता है, और उसके बाद जहां कैंडिडेट गठबंधन का उनकी जाति का है वहां उनमें बंटवारा हुआ है। तो ये कई सीटों पर इस तरह से मैंने खुद देखा है जाकर के। गैर जाटो दलित और गैर यादव ओबीसी के साथ बीजेपी ने बहुत काम किया है, और गैर यादव ओबीसी उसको बड़ी संख्या में मिले भी हैं।
लेकिन गैर जाटो दलित उतनी बड़ी संख्या में नहीं मिले हैं मेरे हिसाब से जितने की लोकसभा चुनाव में मिले थे, क्योंकि मायावती खुद एक बड़ी फोर्स के रूप में थी और दलितों को जो कंफर्ट बीएसपी में है वो उनकी अपनी पार्टी है, जो बिलोंगिंगनेस उनको बीएसपी के साथ है वो उनको न बीजेपी के साथ है, न कांग्रेस के साथ है और समाजवादी पार्टी के साथ तो है ही नहीं। ठीक है, रीजंस क्लियर हुए। उत्तराखंड में आप बीजेपी को 32, कांग्रेस को 31 और अदर्स को 7 दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या बीजेपी सरकार बना लेगी, क्योंकि एक सीट उसकी ज्यादा है, अदर्स को मिला। उत्तराखंड में देखिए कुछ भी हो सकता है। उत्तराखंड की लड़ाई लगातार नेक टू नेक रही है। पहले खबरें आती रही कि बीजेपी काफी एज है, फिर खबरें आई कांग्रेस को एज है, लेकिन मुझे भी लगता है कि बहुत नेक टू नेक लड़ाई हुई है और अब जिसके उत्तराखंड में मोदी कांग्रेस और सोनिया कांग्रेस के बीच में मुकाबला हुआ है। और ये हमारे अखबार का हेडिंग था, अमर उजाला का ही हेडिंग था, मोदी कांग्रेस सोनिया कांग्रेस। लेकिन हेडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो इसमें जो है जिसका नंबर ज्यादा होगा वो सरकार बना लेगा। वो बीजेपी भी बना सकती है, कांग्रेस भी बना सकती है, जिसका नंबर ज्यादा होगा। एक मिनट, एक फैक्टर वहां भी बीएसपी है। तराई में उसको अच्छी सीटें आएंगी और कम से कम 4-5, ऐसा मेरा अनुमान है, वहां अगर कांग्रेस की नंबर्स कम होगी तो बीएसपी। नहीं, और उसमें एक बात मैं छोटी सी बात और जोड़ना चाहता हूं कि लोग वहां के लोकल पत्रकार ही कहते हैं, मतदाता भी कहते हैं कि जिन सीटों पर बीएसपी ताकतवर है वहां पर हरीश रावत ने जानबूझकर अपने कमजोर कैंडिडेट ताकि अलायंस का रास्ता खुला रहे। देखिए बीएसपी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हरीश रावत की रही है। बीएसपी ने जब ये विधायक गए थे दिव्य बगुणा में, तब सरकार बचाई थी, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग है और बीएसपी के जो जीत के आएंगे निश्चित रूप से हरीश रावत के साथ ही जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज और है, जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा गठबंधन हुआ उसका असर उन तराई सीटों में पड़ा है और वहां मुसलमानों का पोलराइजेशन उसी तरह कांग्रेस के साथ हुआ है, जो उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बना सकती है, बीएसपी नहीं बना सकती। तो ये एक फैक्टर वहां पर है। और बाकी पंजाब में देखिए, पंजाब में मुझे लगता है आम आदमी पार्टी अगर मैदान में नहीं होती तो कांग्रेस को 90 से ज्यादा सीटें मिलती, जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी जो अकाली और बीजेपी के खिलाफ थी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने वहां बहुत मेहनत की और शुरू में आम आदमी पार्टी का जो टेम्पो था वो बहुत तेजी से सरकार बनाने की तरफ था, लेकिन फिर सिद्धू का वहां से निकलना, वहां न जाना और उसमें सुच्चे सिंह, छोटेपुर, इन सब तमाम सारे कारणों से आम आदमी पार्टी का भी ग्राफ थोड़ा डाउन हुआ। इसके बावजूद उन्होंने मालवा क्षेत्र में बहुत मेहनत की। सारी कोशिश उनकी मालवा पर थी। मालवा में 69 सीटें हैं, लेकिन मालवा में कांग्रेस भी पहले से मजबूत रही है, तो मालवा में वो अच्छा करेंगे, लेकिन उतना अच्छा नहीं करेंगे क्योंकि मेरे हिसाब से कि उनकी वहां सरकार बन जाए, इसलिए मैंने उनको नंबर 2 पे रखा है। और वहां भी त्रिशंकु विधानसभा है और कांग्रेस को सिंगल लार्जेस्ट में दे रहा हूं। गोवा में भी 14-14 आप दे रहे हैं, मणिपुर में 25। गोवा में 14-14 इसलिए दे रहा हूं कि गोवा में जो बीजेपी आरएसएस से निकला हुआ ग्रुप था और जो अलायंस बनाया था उन्होंने गोमंतक पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ, वो कहीं ना कहीं उसने बीजेपी के वोट बैंक में डेंट किया। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक में डेंट किया, जो माइनॉरिटी वोट बैंक उनका था क्रिश्चियंस का। हालांकि चर्च ने कांग्रेस के पक्ष में जो है अपील की थी वोट देने की, इसलिए मैं 14-14 दे रहा हूं कि बीजेपी को थोड़ा नुकसान हुआ है, दोनों को नुकसान हुआ, इसलिए त्रिशंकु विधानसभा। ठीक है। मणिपुर की जो स्थिति है, मणिपुर में नागा की जो बंदी थी वो एक बड़ा मुद्दा है और विभोई सिंह उस खेल के बड़े खिलाड़ी हैं, लगातार 3 बार से मुख्यमंत्री हैं और जो उनकी जनजाति है उनके साथ पूरी एकजुट है। इसलिए लेकिन बीजेपी ने वहां बहुत काम किया है, हेमंत बिश्व शर्मा वगैरह लगे रहे, तो वहां बीजेपी को मैंने बड़ी पार्टी के रूप में दिखाया है। ठीक है, आपका भी बड़ा क्लियर है कि आप एसपी और कांग्रेस को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश यहाँ पर सबसे बड़ी बैटल है। लेकिन अनुज जी के पास चलते हैं, उनके आंकड़े क्या कहते हैं ये जानने के लिए। अनुज जी आप, और मैं यहाँ पर बता दूं कि छठे हमारे पत्रकार हैं। संवैधानिक पोजीशन बता दें जी, अगर लार्जेस्ट सिंगल ग्रुप होके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आती है और लार्जेस्ट सिंगल होती है, तो मुंबई जजमेंट के बाद से जो क्रम बनाया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, उसमें वो उसको बुलाएगी। अगर हंग असेंबली है, बीजेपी कहेगी मैं लार्जेस्ट सिंगल पार्टी हूँ, ये लार्जेस्ट सिंगल अलायंस है, नहीं तो जो ज्यादा होगा ना, जैसे कि जो इक्वल अलायंस है, हाँ, इसलिए जो है इसलिए अलायंस ये क्लैरिटी है, जो भी चाहे वो अलायंस हो चाहे वो लेकिन बीजेपी हो, गवर्नर का लेकिन दीपक जी इसमें बदमाशी हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। हाँ हो चुकी है। मुंबई जजमेंट के बाद उमेश भंडारी ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं बुलाया था और उसी तरह वो जो शास्त्री जी थे उन्होंने समाजवादी पार्टी को नहीं बुलाया था। ये हो चुका है। दोनों गवर्नर वायलेट करे वो अलग बात है, अमर सिंह वहां पर संवैधानिक स्थिति है, हाँ, लेकिन नहीं बुलाया। अब देखिए सर, गवर्नर वही करेगा। परंपरा उसमें जुड़ गई है कि किसी भी पार्टी से गवर्नर या राष्ट्रपति भी बाकायदा मांगते हैं कि आप हमको लिस्ट दीजिए।
और वो देखते हैं कि आपका बहुमत है तब हम बुलाएंगे, ये भी शुरू हुआ है सर, मैं एक बात बताऊं, उत्तर प्रदेश का राजभवन इतना चमत्कारिक है तो कि वहां से आप इसलिए किसी भी फैसले की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हर प्रेसिडेंट को बनाया है और हर प्रेसिडेंट को तोड़ा है। 24 घंटे के लिए मुख्यमंत्री भी बनाया। एक राज्य के तो मुख्यमंत्री क्या ने मुझे एक ठाकरे ने अच्छा अटल जी फॉर्मूला को भी सुझाया। जब बुलाए थे राष्ट्रपति तो उनको बेदाब्ता कहा था कि आप हमको जो है दीजिए कि आपके पास 543 चलिए ठीक है, अनुज जी आप शुरू करें। मैं एक बात इसी जो आप कह रहे थे, एक राज्य के मुख्यमंत्री ने मुझे बहुत अच्छा फार्मूला सुझाया। बोला जिसके साथ स्पीकर, गवर्नर और केंद्र की सरकार का समर्थन हो उसको कौन हिला सकता है। लेकिन हरीश रावत ने बता दिया था उत्तराखंड के अंदर कि सबके बावजूद स्पीकर उनके पास क्योंकि स्पीकर उनके साथ है। ठीक है अनुज, लेकिन अरुणाचल में भी तो स्पीकर का जो चुनाव यूपी का होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। उससे पहले तो बहुमत साबित हो जाएगा। अनुज देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि केवल पंजाब में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना और बाकी चारों राज्यों में स्पष्ट बहुमत भाजपा को मिलना चाहिए। क्यों, आपको क्यों लगता है उत्तर प्रदेश खास? जी हाँ, देखिए पिछले 3 महीनों में जहां जहां भी मतदान हुए हैं, जैसा कि प्रदीप सिंह जी ने भी कहा और बाकी लोगों ने भी माना कि नोटबंदी बीजेपी के पक्ष में गई है। एक बहुत बड़ा अंडर करंट उसके कारण है। ये सही है कि चुनाव प्रचार के दौरान जब नेता और पत्रकार जब जाते रहे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि चुनाव में हो क्या रहा है, क्योंकि जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने पिछले 3-4 सालों के अंदर की है, जिसका कुछ असर लोकसभा चुनाव में था और इस विधानसभा में दिखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जो जातियां गांव में बहुत कमजोर हैं, जिनकी वॉइस बहुत कम है, उनका एक बड़ा हिस्सा, मेरे से पहले सही शब्दों का प्रयोग किया गया है, गैर जाटव और गैर यादव, वो जो जातियां हैं उनका एक बड़ा हिस्सा साइलेंटली बीजेपी के साथ गया है। इसलिए मैं स्पष्ट बहुमत बीजेपी नंबर 1 पर रहेगी, लेकिन मैं स्पष्ट बहुमत इसलिए कह रहा हूं, पिछले 2 चुनावों में भी हमने देखा है कि पहले किसी की हवा दिखती नहीं थी यूपी में, लेकिन जनता ने स्पष्ट बहुमत की सरकारें दी जो पूरे 5 साल चली हैं। मतलब आप जो सबसे बड़ा डर था और जो लोग कह रहे थे कि बीजेपी का बेसिक वोट बैंक ट्रेडर कम्युनिटी या बनिया उनको छोड़ के भाग जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उनका हुआ है, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ है? बनिया या ट्रेडर कम्युनिटी उनको छोड़कर नहीं भागी? देखिए, यूपी के रिजल्ट आने के पहले तुरंत पहले मुंबई का है, नागपुर का, यानी महाराष्ट्र के बड़े शहर, चंडीगढ़ का आया और फरीदाबाद का भी आया। मैं म्यूनिसिपल इलेक्शन से कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ वो जिनको आप वोटर जिनको बनिया कह रहे हैं ना, उनकी संख्या बड़ी है। जब उन लोगों ने बीजेपी को चुना तो मैं मान रहा हूं कि पूरे देश के बनिए जो बीजेपी को वोट लोकसभा चुनाव में किए थे, उनका 99% इस विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ ही जा रहा है। नाराजगी शुरू में दिखी है, लेकिन मोदी सरकार ने कुछ कदम ऐसे जरूर उठाए हैं जिनसे लगता है उनको कि हाँ, हमारे लिए ईमानदारी से चलने का रास्ता खोला जा रहा है। इस बजट में जो 5% टैक्स छोटे व्यापारियों पर माफ किया गया है, वो भी एक बड़ी घटना है, क्योंकि व्यापारियों को अब लग रहा है कि अच्छा, हम तो ईमानदारी से चलना चाहते थे, जो अफसर चलने नहीं दे रहे थे, नेता चलने नहीं दे रहे थे, उन पर ये प्रधानमंत्री अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक विश्वास का वातावरण बना है, विश्वास का वातावरण बना है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आप कह रहे हैं कि सोशल इंजीनियरिंग कंप्लीट थी, सोशल इंजीनियरिंग दिख रही थी, सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से वोट पड़े, नोटबंदी का कोई असर नहीं हुआ, तो आखिरी राउंड में, आखिरी 2-3 राउंड में बीजेपी को पूरी ताकत क्यों झोंकनी पड़ी? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये मेरे दिमाग में चुभता है कि ऐसा क्यों करना पड़ा बीजेपी। इस पर एक बात हम भी कहें, 93 और 96 का रिजल्ट देख लीजिए, 175 176 सीटें बीजेपी की है। पूर्वांचल ने रोक दिया सरकार में आने से। ये मालूम था लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को, इसीलिए बनारस से लड़ने का फैसला किया कि पूरा पूर्वांचल का कैंपेन उठेगा और पश्चिमी बिहार का उठेगा। इसीलिए 3 दिन कैंप किया उन्होंने कि अगर पूर्वांचल में हमको एज मिल जाता है। आप 2007 और 2012 देखिए, 7 में मायावती को और 12 में मुलायम सिंह को 100 से ज्यादा सीटें पूर्वांचल से मिली हैं, दोनों की सरकार। आप एग्री करते हैं इस सेफोलॉजी से? देखिए, नरेंद्र मोदी का अपना निर्वाचन क्षेत्र है, 3 साल में बहुत अधिक समय वो नहीं निकाल पाए होंगे जाने के लिए। चुनाव एक मौसम है, मौका है, तो यदि समय उन्होंने वहां बिताया, मुझे उसमें बहुत हैरानी नहीं हुई उस पर। नहीं, हैरानी नहीं, मैं अचरज की बात कर रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे हैरानी नहीं हुई। क्या वाकई आपको हैरानी नहीं हुई? लेकिन लोगों को यह अचरज हुआ कि क्या प्रधानमंत्री को 3-3 दिन
मैं इसको कोई इसका गलत कारण नहीं है कि मानता, वाराणसी नाजायज भी शहर नहीं के अंदर मानता की हूं। टिकट वितरण में लेकिन कुछ दिक्कत परंपरा लगी, में इसलिए परंपरा में किया। ये नहीं था, आज तक परंपरा में नहीं था कि प्रधानमंत्री इस स्तर पर जाकर विधानसभा चुनाव में प्रचार करते हैं। माना कि प्रधानमंत्री ही इकलौता 1983 चेहरा है। में इंदिरा गांधी जी ने जम्मू में रह करके 8 दिन चुनाव प्रचार किया था, वो अलग बात है कि फिर भी जम्मू छोड़िए, गढ़वाल का बाई इलेक्शन फिर भी वहाँ पे कांग्रेस की जीत पर एक अलग बात 6 है। दिन मिसेस गांधी रही और कांग्रेस के 6 चीफ मिनिस्टर 1 महीने तक हेलीकॉप्टर लेकर कैंप कर रहे मेरा ब्रेकिंग, मुझे ब्रेकिंग मेरा प्रश्न तो मेरा सवाल ये है कि नोटबंदी को आपने कहा एक बहुत बड़ा मुद्दा लोगों ने बहुत अच्छे रूप में लिया और ये बीजेपी की, लेकिन जो तमाम लोगों की नौकरियां गई, जो तमाम काम बंद हुए, वो लोग जो गाँव के लौट के गए, उन्होंने भी उसको अच्छे रूप में लिया। मुझे लगता है कि उनको पता है कि इसके बाद अच्छे दिन आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने बहुत 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 बड़ी चोट उसको नहीं मतलब समझा। लोग अभी भी मान रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे। बिल्कुल क्यों नहीं आएंगे। चलिए, अच्छे दिन आएंगे, इस बात पे हम सर्वसम्मत होते हैं या नहीं, ब्रेक के बाद पता करेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद हम जानेंगे अंबिकानंद सहाय जी के प्रिडिक्शंस की उनका क्या एग्जिट पोल है।